हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसका टॉपिक है इवैल्यूएशन अकॉर्डिंग द सीसीई। हम लोग इसके हिसाब से हम लोग सीसीई को डिस्कस करने वाले हैं। और बेसिकली आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द असेसमेंट एंड द इवैल्यूएशन और असेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, हम लोग इसको कर लेते हैं। सो एज वी स्टार्टिंग विद द असेसमेंट, तो असेसमेंट और इवैल्यूएशन को अक्सर लोग ये समझ लेते हैं कि दोनों चीज़ें एक ही हैं। अब दोनों में क्वाइट डिफरेंट होता है। क्या क्या डिफरेंस होते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, इट प्रोवाइड्स द फीडबैक ऑन द परफॉर्मेंस एंड एरियाज ऑफ द इम्प्रूवमेंट। कहने का मतलब यहाँ ये है, आप लोगों को एक बेसिक डिफरेंस में आप दोनों को मैं बता देता हूँ। जो असेसमेंट है, ये जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है, उसके टाइम पे दिए जाने वाली चीज़ें हैं, उस टाइम पे एवेल्यूएट करने वाली जो चीज़ें हैं, जो हम लोग एवेल्यूशन करते हैं हमारे लर्नर का, वो हमारा असेसमेंट कहलाता है। और जब एक बार हम चीज़ों को कर करके निकल गए और फाइनली जब हमारे हाथ में क्या होता है, रिजल्ट होता है, उस टाइम पे जो हम लोग चीज़ें हमें मिलती हैं वो हमारा क्या कहलाता है। तब उस टाइम पे हम लोग चीज़ों को क्या कर रहे होते हैं, इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं। सिंपल सी बात है कि इट प्रोवाइड्स द फीडबैक ऑन द परफॉर्मेंस एंड द एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट। और ये हमारे एरियाज, जो डिफरेंट एरियाज होते हैं इंप्रूवमेंट को, उसको बताता है। इट डिटरमाइंस द एक्सटेंट, मतलब कहने का मतलब यहाँ ये है कि ये हमें क्वांटिटी बताता है। इट टेल्स अस अबाउट द क्वांटिटी। ये जो हमें बताता है, क्या बताता है, ये हमें क्वांटिटी बताता है। विच ऑब्जेक्ट्स आर अचीव, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कितने अचीव हो सकते हैं, उसकी जो लिमिट है वो कितनी है, उसकी लिमिट किस रेंज तक बढ़ती चली गई है। इस सारी चीज़ों को हम लोग किसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं, इवैल्यूएशन के अंतर्गत। डायग्नोज इन नेचर, डायग्नोस्टिक इन नेचर है, मतलब ये क्या कर सकता है, ये प्रॉब्लम का पता लगाता है कि कहाँ पे एक्चुअल में प्रॉब्लम चल रही है। जैसे आप लोग एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जैसे मैं अगर बात करूँ कि मैं अभी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कर रहा हूँ, आपको ये बात कहाँ, आप लोगों को, मुझे पता है कि आप लोगों को ये चीज़ कहाँ पे समझ में नहीं आती है, तो मैं उसका क्या कर रहा हूँ, मतलब उस टाइम पे मैं आप लोगों का असेसमेंट कर रहा हूँ और मैं डायग्नोज कर रहा हूँ, आप लोगों को पता लगा रहा हूँ कि कहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम है। और फाइनली ये क्या है, ये जजमेंटल इन नेचर है। इसका मतलब क्या है, इवैल्यूएशन एक बार जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा करके निकल गया, आप लोग की समझ में आया नहीं आया, वो जो फाइनल आप लोग क्या करेंगे, मैं हमेशा कहता हूँ इवैल्यूएशन का मतलब होता है टू पास जजमेंट। टू पास जजमेंट की बात चल रही है, तो जब हम इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, जजमेंट को पास आउट करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर आती हैं, इवैल्यूएशन के अंतर्गत आती हैं। ये जजमेंटल है, मतलब ये सीधे सीधे निर्णय तक पहुंचाता है आप लोगों को, और ये आपको बीच में मौका देता है क्या करने का, डायग्नोस करने का। और डायग्नोस के आधार पे हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं। और यहाँ हम लोग इवैल्यूएशन जब हम लोग किसी चीज़ का करते हैं तो फाइनली हमारे हाथ में रिजल्ट होता है। मतलब ये टोटली डिपेंड करता है प्रोडक्ट पर, और ये डिपेंड करता है प्रोसेस पर। मतलब थर्ड पॉइंट को अगर हम लोग देख लें तो हमारा थर्ड पॉइंट कहता है कि ये जो है प्रोसेस ओरिएंटेड एंड फॉर्मेटिव होता है। कौन, हमारा असेसमेंट। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, इवैल्यूएशन की, तो ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। और कैसा है, हमारा सबमिटिव होता है नेचर में। कहने का मतलब यहाँ ये है गाइस कि अगर हम लोग जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कर रहे हैं उसके बीच में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उस प्रोसेस के दौरान, इस क्लास को करते हुए, इस क्लास के दौरान जो हमारा टीचर है वो जो करता है अपने बच्चों का, क्या करता है उस टाइम पे, असेसमेंट करता है। और अगर हम लोग बात कर लेंगे फाइनली जब उसके एग्जाम हो जाते हैं, रिजल्ट उसके हाथ में आ जाता है, तो फाइनली वो अपने लर्नर का क्या कर रहा होता है, इवैल्यूएशन कर रहा होता है। तो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगली स्लाइड पर। हम लोग बात कर लेते हैं हमारी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की। क्या होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, इसको जान लेते हैं। तो डेफिनेशन कहती है, इवैल्यूएशन दैट टेकन प्लेस एट द एवरी इंटरवल थ्रू आउट अ कोर्स टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन एंड फीडबैक दैट विल हैव टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स लर्निंग एंड द क्वालिटी ऑफ द कोर्स इटसेल्फ। कहने का मतलब यहाँ ये है, जो हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है वो इवैल्यूएशन का वो वाला पार्ट होता है जो क्या किया जाता है, हर एक इंटरवल पे लगाया जाता है। मतलब थोड़े थोड़े के टाइम के इंटरवल के बाद में क्या लगाए जाते हैं, जैसे आपका FA1 हो गया, FA2 हो गया, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, हमारे फॉर्मेटिव। FA1 FA2 की मैं बात कर रहा हूँ, या FA3 की हम लोग बात कर लेंगे, जो थोड़े थोड़े टाइम के बाद में टीचर करवाते रहते हैं, ऑर्गेनाइज होती रहती हैं सारी एक्टिविटीज़ स्कूल्स के अंदर। वो सारी की सारी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का कहीं ना कहीं पार्ट होती हैं। और ये क्या करती हैं, ये इंप्रूव करती हैं क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट को मौका देती हैं अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। अगर उसकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है तो अच्छे से प्रिपेयर करेगा और क्या देखेगा, अपनी उसमें अपनी परफॉर्मेंस में सुधार लेकर के आएगा। मतलब क्वालिटी जो है कोर्स की वो अपने आप में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में। इसका जो गोल है वो क्या है, टू मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग टू प्रोवाइड द ऑन गोइंग फीडबैक दैट कैन बी यूज्ड बाय इंस्ट्रक्शन टू इंप्रूव देयर टीचिंग एंड बाय स्टूडेंट्स टू इंप्रूव देयर लर्निंग। मतलब सिर्फ टीचर इससे अपने क्या करना चाहता है, टीचिंग को इंप्रूव करना चाहता है। बात कर लेते हैं स्टूडेंट की, तो इसका सीधे सीधे गोल है कि स्टूडेंट अपनी लर्निंग को इंप्रूव करना चाहता है। उसको पता चल जाता है कहाँ पे मेरा क्या है, लूज पॉइंट चल रहा है, कहाँ मेरे कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, किस सब्जेक्ट में, किस एरियाज़ में मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मुझे हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, मुझे और पढ़ने की ज़रूरत है। या टीचर को ही समझ में आ जाता है कि मेरे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन तक मेरी बात नहीं पहुंच पा रही है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। आगे हम लोग बात कर लेते हैं गाइस फीचर्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की। तो फीचर्स की अगर हम लोग बात कर लें तो इट डायग्नोज द प्रॉब्लम
एरियाज एंड द प्रोवाइड द इमीडिएट रिमीडियल मेजर फॉर द लर्नर। अब जरा यहाँ पे इस चीज़ को समझ लेते हैं, क्या कहना चाहता है कि जो हमारा ये क्या करता है, ये प्रॉब्लम ये डायग्नोज कर लेता है प्रॉब्लम को, जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम है और जो एरियाज़ हैं, और इंस्टेंट क्या देता है उसको रिमीडियल देता है जहाँ उसको उपचार की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने लर्नर को मैथ्स पढ़ा रहे हैं, आपको पता है कि मैथ्स में जो मेरा लर्नर है मैं जो कितने अच्छे से समझा लूँ तो तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक उसको बेसिक जो हमारा रूल है मैथ्स का, मतलब कहने का मतलब यहाँ इसकी बात कर लीजिए, बोर्डो मास की बात कर लीजिए, तो आप बड़े अच्छे से मैथ पढ़ा रहे हैं लेकिन आपको पता है कि बोर्डो मास बच्चों को नहीं आता। किसी बच्चों को बोर्डो मास में प्रॉब्लम है तो पहले आप उसको क्या पढ़ाएंगे, पहले आपको बोर्डो मास पढ़ाना पड़ेगा। आप जब उसको बोर्डो मास पढ़ा देंगे उसके बाद जब आप चीज़ों को करवाएंगे तो उसके बाद में आपका लर्नर क्या कर सकता है, उस चीज़ को जल्दी से जल्दी सीख सकता है। तो ये हुआ हमारा क्या इंस्टेंट रिमीडियल, ये आपका इमीडिएट रिमीडियल हो गया। नेक्स्ट, लर्नर बिकम मोर एक्टिव इन द प्रोसेस ऑफ द बेटर अचीवमेंट। और जैसे आप फॉर्मेटिव इवोल्यूशन करेंगे तो आपका लर्नर क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा क्लास में, वो समझ रहा है कि आप उसकी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नीड ऑफ द स्टूडेंट टीचर अंडरस्टैंड हाउ टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। किस तरीके से वो क्या कर सकता है, अपने लर्नर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें समझी जा सकती हैं फॉर्मेटिव इवोल्यूशन के अंतर्गत। आगे हम लोग बात कर लें तो इट रिकग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द असेसमेंट ऑन द मोटिवेशन एंड सेल्फ स्टीम ऑफ द स्टूडेंट। और इससे क्या होता है, जो इंपॉर्टेंस हो जाती है, इंपॉर्टेंस समझता है हमारा लर्नर मोटिवेशन की एंड सेल्फ स्टीम ऑफ द स्टूडेंट्स, और वो अपनी खुद की स्वेच्छा के हिसाब से, अपनी खुद की किसकी बात कर रहे हैं, रुतबे के हिसाब से क्या करना हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है। इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत, फॉर्मेटिव। जैसे मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट के क्या हो गए 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आ गए, तो मतलब क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स आ गए, तो कहने का मतलब क्या है, वो खुद से क्या हो जाएगा, खुद से ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगा क्या करने के लिए, आगे बेटर एंड बेटर करने के लिए, किसी दोस्त के काम आगे ज़्यादा आगे, उसके आधार की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये इसकी बात चल रही है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, इट एनेबल्स द टीचर्स टू एडजस्ट द टीचिंग ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ द असेसमेंट एंड द इनकॉर्पोरेट डिफरेंट लर्निंग टेक्निक्स टू डिसाइडिंग व्हाट एंड हाउ टू टीच। और इसी आधार पर क्या कर लेता है, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन के आधार पर जो हमारा टीचर है उसको भी क्या पता चल जाता है, जैसे उसका रिजल्ट आता है उसके आधार पर वो असेस कर लेता है अपने लर्नर को, और उसके बाद में जो डिफरेंट लर्निंग टेक्निक्स का वो यूज़ करने लगता है अपनी टीचिंग में, ताकि उसका जो लर्नर है उसको बेटर से बेटर, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आ जाएं और वो उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ा सके। आगे हम लोग बात कर लेते हैं गाइस समेटिव इवोल्यूशन। तो हम लोगों ने बात कर ली फॉर्मेटिव की, अब हम लोग वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द समेटिव इवोल्यूशन। तो समेटिव इवोल्यूशन क्या कहता है, इसकी बात कर लेते हैं। डेफिनेशन कहती है, इवोल्यूशन दैन टेकन प्लेस द एंड ऑफ द यूनिट ऑफ द सेमेस्टर टू डायग्नोज द सम ऑफ व्हाट दे हैव नॉट लर्न। कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो डेफिनेशन ये कहती है कि भाई जो हमारा समेटिव इवोल्यूशन है वो लास्ट में होगा, एक एंड में होगा, या यूनिट के लास्ट में, या एक लेसन के लास्ट में बोलें। ये सारी चीज़ें कहाँ चलती हैं, एंड ऑफ द प्रोसेस। मतलब जब एक पार्ट कंप्लीट हो जाए, एक यूनिट कंप्लीट हो जाए, तो उसके लास्ट में जो चीज़ें होती हैं उसके आधार पर ये क्या करता है, उसके आधार पर चीज़ों को इवेल्यूट करता है। एंड सेमेस्टर ख़त्म हो जाए या दूसरे सेमेस्टर, एंड वो उससे पता चलता है कि एक लर्नर ने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। मतलब फाइनली ये किसके ऊपर है, मैं हमेशा से कहता हूँ जो समेटिव होता है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, और जो हमारा जो हमारा कौन सा था फॉर्मेटिव इवोल्यूशन है वो हमारा प्रोसेस ओरिएंटेड है। वो प्रोसेस जब प्रोसेस चल रही है आपकी, कौन सी प्रोसेस चल रही है, जब आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है, उस टाइम पे जो दिया जाएगा वो फॉर्मेटिव होगा गाइस। और जब एक बार फाइनल आपके एग्जाम्स हो जाते हैं उस टाइम पे जो इवोल्यूशन किया जा रहा है वो आपका कैसा है, समेटिव। अगर मैं वेटेज की बात कर लूँ तो वेटेज के आधार पर जो हमारा समेटिव फॉर्मेशन है उसको 60% का वेटेज दिया जाता है, और फॉर्मेटिव इवोल्यूशन की बात कर लें तो उसको 40% का वेटेज दिया जाता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसके गोल की। तो ये कहता है टू इवैल्यूएट द स्टूडेंट्स learning at the end of the instructional unit by the upcoming it against some standard of the benchmark। कहने का मतलब यहाँ है जो स्टैंडर्ड्स जितने निर्धारित कर रखे हैं उसके आधार पर, मतलब फाइनली आपका जो रिजल्ट है, जो आपका जो रिजल्ट बनेगा या जो आपको मार्क्स मिलेंगे, जो आपको ग्रेड्स मिलेंगे, उन चीज़ों वो आपको फाइनली किसके आधार पर मिलते हैं, समेटिव इवोल्यूशन के बेसिस पे मिलते हैं। और इसी के तहत इसको तैयार किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग ले लीजिए असेसिंग मार्क्स और ग्रेड इन द फाइनल एग्जाम्स। आपको कितने मार्क्स मिले, कितने % आए आपके, लोग यही पूछते हैं ना आप लोगों से, और बाकी चीज़ें नहीं देखते। आगे हम लोग बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ समेटिव इवोल्यूशन की, जल्दी फटाफट कर लेते हैं। तो ये कहता है इट यूजुअली अ ग्रेड टेस्ट। इसमें क्या होता है, ग्रेड टेस्ट होता है। इट मेजर्स टू सम अप हाउ टू मच इज मार्क अकॉर्डिंग टू द स्केल ऑफ अ सेट ऑफ ग्रेड्स। मतलब जैसे भी आप लोग को ग्रेड्स आपके आएंगे या जैसे भी आपकी स्केल दे रखी होगी, कहने का मतलब गाइस हमारा यह है कि जैसे आप लोगों को 33 अगर परसेंटेज की बात कर ले, 33% की बात कर लीजिए, 99% की बात कर लीजिए, 96 परसेंटाइल की बात कर लीजिए, कितने % आते हैं आपके उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है चीज़ें। या आप लोग ग्रेड की बात कर लीजिए कि आपको ग्रेडिंग सिस्टम दे रखा है, आपको ए ग्रेड मिला, A+ मिला, या B+ मिला, या B मिला, या C मिला, या D मिला, जो भी आपका ग्रेड होगा। और नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, ये कहता है कि इट सर्टिफाइज द लेवल ऑफ द अचीवमेंट ओनली इन अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब जो आपका टाइम इंटरवल था, जिस टाइम पे मतलब एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन होगा जब
आप लोगों का क्या किया जाता है, सबमिटिव इवैल्यूएशन किया जाता है। तो इट सर्टिफाइज, ये हमेशा क्या करता है, सर्टिफाई करता है लेवल ऑफ अचीवमेंट, मतलब ये लेवल बताता है, क्वांटिटी बताता है कि किस हद तक चीज़ों को क्या कर लिया गया है, अचीव कर लिया गया है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट, फॉर्मेटिव और सबमिटिव। मतलब इसी की बात चल रही है। फॉर्मेटिव मैं बता चुका हूँ आपको, इसको 40% का वेटेज दिया जाता है, और बात कर ले सबमिटिव की तो इसको 60% का वेटेज दिया जाता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में आज भी। तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं एक्चुअल में है क्या क्या चीज़ें, इन लोगों को समझ लीजिए। जैसे मैं अब ये है क्या, असेसमेंट फॉर लर्निंग, अब इसको जो समझ लेते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। तो इन तीनों चीज़ों को बड़े अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब जैसे कि मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों से बीच बीच में क्या कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि क्या आर यू गेटिंग और नॉट, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये जो चल रहा है, जो चीज़ें मैं आप लोगों से पता कर रहा हूँ, ये क्या चल रहा है, असेसमेंट फॉर लर्निंग चल रहा है। असेसमेंट फॉर लर्निंग चल रहा है मतलब इस टाइम पे ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जब मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, उस टाइम पे जो भी चीज़ें मैं आप लोगों से फीडबैक ले रहा हूँ, वही मेरा फीडबैक क्या कहलाता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग हो गया। अब हम लोग असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करते हैं। तो जैसे कि ये क्लास कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद फिर आप लोग बारी आती है क्या करने की, कमेंट करने की, या आप उसको क्या करना है, इस सेशन को लाइक करना है या डिसलाइक करना है। कहने के मतलब वो चल रहा है। और आप लोग क्या करके जाते हैं, आप लोग लाइक करके जाते हैं। तो मतलब ये क्या है, आफ्टर द इंस्ट्रक्शन, मतलब जैसे मैं आप लोगों को क्लास खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद जो आप लोगों का फीडबैक है, जो मुझे फर्दर अगली क्लास के लिए मोटिवेट करेगा, वो सारी की सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी हमारी, वो आ जाएंगी आफ्टर द इंस्ट्रक्शन। मतलब हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहलाएगा। मतलब एक बार जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई, उसके बाद जो दिया जाता है, फिर आप लोग टीचर का इवोल्यूशन करते हैं कि टीचर ने कैसा पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया, बेकार पढ़ाया। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी असेसमेंट ऑफ लर्निंग में आ जाती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। तो ये तो बड़ी रेयर चीज़ है गाइस, बड़ी ही मुश्किल से देखने को मिलती है कि जब हमारा जो लर्नर है वो क्या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है, उस टाइम पे हमारा जो लर्नर है वो खुद का क्या कर रहा है, सेल्फ इवोल्यूशन कर रहा है, और वो खुद को देख रहा है कि मुझे यार कितनी चीज़ें आ रही है, नहीं आ रही है। टीचर तो बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, टीचर सारे TLM भी यूज़ कर रहा है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तो सही चल रही है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो खुद का इवोल्यूशन करने लग जाए। ऐसा मतलब बहुत ही कम देखा गया है। हालांकि ऐसे कुछ होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हमारे बच्चे होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलेंगे उनको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बच्चे होते हैं वो अपना खुद का भी इवोल्यूशन करते रहते हैं कि यार टीचर में प्रॉब्लम नहीं है, जो मैथड है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, जो हमारा मटेरियल यूज़ हो रहा है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें हैं। क्या मुझे इतनी चीज़ें होने के बावजूद मुझे कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, मैं कितना कर पा रहा हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें असेसमेंट एज लर्निंग के अंतर्गत आती हैं। सो आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। आगे हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ टीचिंग की। तो गाइस टाइप्स ऑफ टीचिंग अंडर द CCE की बात चल रही है। तो CCE में क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि जो हमारी टीचिंग होती है वो दो टाइप की होती है, डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल टीचिंग। अब डायग्नोस्टिक और रिमीडियल पे मैं आपको पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं बात कर लेता हूँ। द डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन टेकन प्लेस एट द एंड ऑफ ईच यूनिट और टर्म और टेस्ट। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन किया जाएगा वो जैसे एक यूनिट खत्म होगी, एक टर्म खत्म होगा, एक सेमेस्टर खत्म होगा, उस टाइम पे किया जाएगा। द कॉज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस इन द सम यूनिट्स आर डायग्नोस्टिक यूजिंग द डायग्नोस्टिक टेस्ट। मतलब जैसे आप लोग टेस्ट लेते हैं, जैसे आप लोगों का चैप्टर खत्म हुआ, टीचर ने बोला कि आपका टेस्ट लिया जाएगा, और टेस्ट में जैसे जिसकी परफॉर्मेंस होगी उसके आधार पर टीचर को समझ में आ जाएगा कि मेरी बात कितने बच्चों की समझ में आ गई और कितने बच्चों ने कैसे अच्छे से परफॉर्म किया या नहीं किया, और इसके आधार पर वो चीज़ों को डायग्नोस कर लेगा। और जो उसके वीक स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को क्या कर लेगा, वीकर स्टूडेंट्स को क्या कर लेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा। वीक स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद में फिर क्या कहेगा, वो उसकी रेमेडियल क्लासेस चलाएगा। रेमेडियल क्लासेस में आप लोग समझते हो ना, जिनको मैं आप लोग सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि जिन लोगों का क्या होता है, जिन लोगों का क्या होता है हमारा, हम लोग इस पर बात कर रहे हैं, जिन लोगों का क्या होता है हमारा टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, जिन लोगों के टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं तो उनके लिए टीचर क्या करते हैं, उन लोगों के लिए टीचर रेमेडियल क्लासेस की हम लोग बात कर लें तो उनको कहते हैं हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस रखते हैं ना। क्या 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 पढ़ाया जाता है उनको, एक्स्ट्रा क्लासेस। स्कूल के बाद उन लोगों को रोक लिया जाता है। तो उस टाइम पे क्या चल रही होती है, रेमेडियल टीचिंग चल रही होती है। मतलब वहाँ पर टीचर आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा है क्या करने के लिए, जो चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आई उस यूनिट में, उस चैप्टर में, उसको दोबारा से पढ़ाएगा। सो इट आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द लर्नर एंड प्रोवाइडिंग देम विद द नेसेसरी हेल्प एंड द गाइडेंस। और उसके बाद में जो जहाँ जिस चीज़ की आप लोगों को जरूरत है, जैसी मदद की, किताबों की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, फिर टीचर आपको दोबारा से गाइड करता है उस चैप्टर के बारे में, उस लेसन के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, और फाइनली आपको रेमेडियल टीचिंग दे दी जाती है। मतलब रेमेडियल टीचिंग का मतलब यहाँ एक्स्ट्रा क्लासेस की बात हो गई। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन की बात कर लें तो आप लोग के जो टेस्ट होते हैं उसके आधार पर, जैसे आप लोगों को पता है कि जब तक आप लोग प्री बोर्ड में पास नहीं होंगे आपको बोर्ड में नहीं बैठने दिया जाएगा, ऐसा एक रूल है। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा, टीचर आप लोगों को डराते हैं कि आप लोगों को तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा, और वाकई में ये रूल है, डराया नहीं जाता है। वाकई में ये रूल है कि जब तक बच्चा प्री बोर्ड में पास नहीं होगा तब तक उसको बोर्ड में बैठने लायक परमिशन नहीं दे सकता स्कूल। जब बच्चा हमारे स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में कैसे
परफॉर्म कर सकता है। तो इन सारी की सारी चीज़ों को हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंतर्गत। और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करने के बाद में हम लोग फाइनली क्या करते हैं, रेमेडियल टीचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं गाइज हम लोग टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू द सीसीई। तो सीसीई बेसिकली 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। स्कोलास्टिक वैसे जो मेन है वो तो स्कोलास्टिक एंड द को स्कोलास्टिक की बात चल रही है। इवैल्यूएशन अ पार्ट ऑफ द कंपैरिजन एंड द इवैल्यूएशन इट इज कैरिड आउट द रेगुलरली कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स लर्निंग। मतलब ये किसकी बात करता है, मैं हमेशा बात करता हूँ किसकी, ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दे रहा है हमारा कौन, सीसीई की बात चल रही है। दैट इज हम लोग बात कर रहे हैं कंटिन्यूस एंड कंपेरिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात चल रही है। और ये मेनली क्या करता है, ये सीसीई एसेस टू द 3 डोमेन्स ऑफ द लर्नर। ये 3 जो डोमेन्स है लर्नर के, उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देता है। एक स्कोलास्टिक है, दूसरा कोलास्टिक है और नॉन स्कोलास्टिक की बात चल रही है। तो स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक और नॉन को स्कोलास्टिक में देख लेते हैं इन सबको बारी बारी से क्या कहना चाहता है हमारा सीसीई। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं असेसमेंट ऑफ स्कोलास्टिक एरियाज। तो इसमें सबसे पहले ये बात करता है, किसकी बात करता है गाइस, सबसे पहले ये बात करता है पर्टिकुलर एरिया जो है इसका, वो है हमारा स्कूल, ऑल द स्कूल सब्जेक्ट, जितने भी हमारे स्कूल के सब्जेक्ट्स हैं। टेक्निक्स जो जो लगाई जाती हैं इसका असेसमेंट करने के लिए, वो है हमारे ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट, प्रोजेक्ट वर्क या प्रैक्टिकल टेस्ट। ये सारी की सारी चीज़ें टेक्निक यूज़ की जाती हैं। और टूल्स की बात कर लीजिए तो ओरली हो सकता है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्लास वर्क दिया जा सकता है, यूनिट टेस्ट हो सकते हैं, असाइनमेंट्स हो सकते हैं या डायग्नोस्टिक टेस्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पीरियडिसिटी की बात कर लें तो ये कैसे हो सकते हैं, मतलब टाइम इंटरवल क्या होगा इनका टाइम इंटरवल मंथली हो सकता है, क्लास टेस्ट हो सकते हैं, टर्मिनल हो सकते हैं, टर्मिनल टेस्ट हो सकते हैं और एनुअल एग्जाम्स हो सकते हैं। ये सारे के सारे हमारे स्कोलास्टिक एरियाज़ की बात चल रही है। और फाइनली जो रिपोर्टिंग होते हैं यूजिंग द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ग्रेड्स, हम लोग डायरेक्ट ग्रेड्स भी दे सकते हैं और इनडायरेक्ट ग्रेड्स भी दे सकते हैं। तो ये सारी की सारी हमारी स्कूली जो हमारे एरियाज़ हैं, जो स्कोलास्टिक एरियाज़ हैं, उन चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और ये सारी टेक्निक्स थी, टूल थी, पीरियोडिसिटी कब किया जाता है और रिपोर्ट कैसे दी जाती है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। बात कर लेते हैं हम लोग असेसमेंट ऑफ द को स्कोलास्टिक एरियाज़ की। तो ये वो एरियाज़ हैं, जैसे हम लोग पर्टिकुलर एरिया की बात कर लेते हैं, सोशियो पर्सनल क्वालिटीज़ हो गई, उसके इंटरेस्ट हो गए, हमारे लर्नर के फिजिकल ग्रोथ हो गई, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई या वर्क एक्सपीरियंस हो गई। ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाती हैं, को स्कोलास्टिक एरियाज़ के अंतर्गत आ जाती हैं। टेक्निक्स हम लोग कौन कौन सी लगाते हैं, इसमें हम ऑब्जर्वेशन लगाते हैं, इंटरव्यू कर लेते हैं, मेडिकल चेकअप के द्वारा पता कर लेते हैं, या हम लोग पार्टिसिपेट कराते हैं बच्चों को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, उससे हम लोग को पता चल जाता है कि उसका डेवलपमेंट कितना हो रहा है। टूल्स की बात करेंगे तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन हो सकता है, इसमें भी रेटिंग है, स्केल बना सकते हैं, चेकलिस्ट हो सकती है, प्रोफाइल हो सकता है, यूजिंग नॉर्म्स बाय द डॉक्टर्स। ये जो हमारे डॉक्टर्स की बात चल रही है तो वो हमारे फिजिकल ग्रोथ या उसका जो वेट है, हाइट है, लेंथ है, उसकी बात चल रही है। पीरियोडिसिटी की हम लोग बात कर लेंगे, कब से कब तक किए जाते हैं, मंथली हो सकते हैं, टर्मिनल टेस्ट हो सकते हैं और ये फाइनली एनुअल में भी किए जा सकते हैं। रिपोर्टिंग की बात कर लें तो इसमें भी वही डायरेक्ट ग्रेडिंग हो सकती है या हेल्थ स्टेटस हो सकता है। हेल्थ कार्ड बनता है सब लोगों का स्कूल में आज के टाइम पे, हर एक बच्चों को हेल्थ कार्ड किया जाता है, अपडेट किया जाता है, मंथली होते हैं अक्सर। ये ऐसा नहीं कि नहीं किया जाता, बहुत सारी चीज़ें। फिट केवीएन, कभी आप लोग अभी केवी के स्कूल में पढ़ाइए तब आपको पता चल जाएगा। फिट केवीएन ऐप है और गवर्नमेंट उस पर रिलेटेड कितनी एक्टिविटीज़ कराती रहती है। ऑनलाइन डाटा करने पड़ते हैं, सारी चीज़ें। हमारे टीचर्स का सरदर्द कितना हो जाता है, उन सारी चीज़ों को, मतलब एक टीचर कितनी बर्डन लेता है अपने लर्नर के लिए, आपको पता चल जाएगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो बात कर ली हम लोगों ने सारी चीज़ों की, हम लोग बात कर लेते हैं फाइनली यहाँ नॉन स्कोलास्टिक एरियाज़ की हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइज़ ये जो हमारे नॉन स्कोलास्टिक एरियाज़ हैं वो हमारे लर्नर की कितनी थिंकिंग स्किल्स कितनी एनहेंस हुई, वो कितनी उसकी सोशल स्किल्स हैं, कितना सोशल है हमारा लर्नर वो, और उसके अंदर इमोशंस कैसे हैं, इमोशनल स्किल्स की बात चल रही है। ये सारी की सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। अब ये जो ऐसी जो ये जितनी भी चीज़ें हैं जो हम लोग इसको नॉन स्कोलास्टिक कह रहे हैं, तो इसके लिए क्या किए जाते हैं, अलग अलग इसके लिए इमोशनल कितना है, सोशल कितना है, इसके लिए फाइनली आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन मैथड ही लगा सकते हैं। लेकिन आप इसको मेज़र नहीं कर पाएंगे कि कौन कितना है, और इसके आधार पर हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ लाइफ का एक ही डोमेन देखते हैं। बच्चा जैसे हमारे जो लर्नर है वो हमारे साथ में कितने 4 से 5 घंटे के लिए जो हमारा लर्नर है वो स्कूल में है, तो उसके 4 से 5 घंटे में उसकी थिंकिंग स्किल्स का टेस्ट कर पाना, सोशल स्किल्स का टेस्ट कर पाना और इमोशनल स्किल्स का टेस्ट कर पाना, इट्स क्वाइट। आप लोग कभी भी ये नहीं कह सकते कि 100% आप उसको ग्रेडिंग कर सकते हो, या ये इसकी जो नॉन स्कोलास्टिक एरियाज़ हैं उनको 100% मेजर कर सकते हो। ये जो एरियाज़ हैं कुछ उसके लिए नॉर्म्स नहीं हैं, और उसको लर्नर के कितना अचीव हुआ ये सिर्फ आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीसीई की। तो बेनिफिट्स ऑफ सीसीई पे हम लोग पहले बात कर लेते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं हमारे सीसीई के। तो ये कहता है कि इट हेल्प्स टू डेवलप द 3 डोमेन स्किल्स ऑफ द लर्नर, दैट इज कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ये मैं पहले बात कर चुका हूँ। ये सारे के सारे ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रही है, इन सारे डोमेन्स को, स्किल्स को एनहेंस करता है। इट एनकरेज द लर्नर टू डेवलप देयर
थ्रू आउट द प्रोसेस इन द प्लेस ऑफ द रिपीटिशन लर्निंग और द मेमोराइजिंग थिंग, मतलब ये चीज़ों को रटने से बचाते हैं, हमारा लर्नर रटने से इन चीज़ों में बच जाता है और मेमोराइजिंग करने से बच जाता है सीसी के अंतर्गत। इट हेल्प्स द लर्नर टू नो द इवोल्यूशन इज़ द इंट्रिकल पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और इससे लर्नर को पता चल जाता है जो उसका इवोल्यूशन होगा इंट्रिकल पार्ट है, मतलब उसका जो फाइनली इवोल्यूशन होने वाला है वो छोटे छोटे इवोल्यूशन की फॉर्म में होगा, मतलब बाय पार्ट्स उसका इवोल्यूशन होगा। ऐसा नहीं है कि फाइनली साल में एक ही एग्जाम देगा और उसके बाद उसका इवोल्यूशन हो जाएगा, इस बात को इंश्योर करता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, इट हैज़ द लर्नर टू इंप्रूव देयर अचीवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेगुलर डायग्नोस्टिक फॉलोड बाय द रेमेडियल मेजरमेंट्स। और ये क्या करता है, ये इंप्रूव करता जाता है, जो हमारा लर्नर है वो धीरे धीरे अपने एरियाज़ के हिसाब से, मतलब जहाँ जहाँ उसको ज़रूरत पड़ती है अपने वीक एरियाज़ में इंप्रूवमेंट करता चला जाता है। उसको पता है कि मेरे FA1 में इतने मार्क्स है, FA2 में इतने आएंगे और FA3 में इतने आएंगे, मैं FA1 में नहीं कर पाया FA2 में कर लूँगा, FA3 में कर लूँगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें से और रेमेडियल मेजरमेंट्स में हेल्प मिलती है, जहाँ वो वीक है वहाँ टीचर उसको पढ़ा देगा और उस चीज़ को तैयार कर देगा। और डायग्नोसिस और रेमेडियल क्लासेस के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। इट हेल्प्स द टीचर टू यूज़ इवोल्यूशन एज अ क्वालिटी कंट्रोल डिवाइस टू रेज स्टैंडर्ड ऑफ द परफॉर्मेंस, और ये टीचर को हेल्प करता है। और एक टीचर अपने जो उसका लर्नर है उसके जो स्टैंडर्ड हो, उसके जो परफॉर्मेंस है उसको धीरे धीरे करके क्या कर सकता है, एनहेंस कर सकता है। उसको पता चलता रहेगा कहाँ कहाँ उस चीज़ को प्रॉब्लम आ रही है और टीचर उसके पीछे काम करेगा, रेमेडियल उसका डायग्नोस करेगा और रेमेडियल क्लासेस के थ्रू उस चीज़ को प्रॉब्लम को दूर कर देगा। इट टेक डिसीजन अबाउट द learning process and the learning environment by the determining social quality, desirability and the effectiveness of the program। और क्या करता है, इससे हम लोगों को बड़ा मदद मिल जाती है डिसीजन लेने में, है कि जो हमारी लर्निंग प्रोसेस है और उसका जो एनवायरनमेंट है या उसकी जो डिटरमाइनिंग सोशल जो यूटिलिटी है, समाज में क्या उपयोगिता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग CCE के थ्रू अप्लाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट ये कहता है, इट मेक्स द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और लर्नर सेंटर्ड, मतलब इससे ये जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है बेसिकली किसके ऊपर एनहेंस करता है, ये हमारी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। और यहाँ पे जो सब कुछ है सर्वमान्य है, वो हमारा कौन है, बच्चा ही है। हमें उसके आधार से उसके हिसाब से चीज़ों को सिखाना होगा, उसके हिसाब से चीज़ों को पढ़ाना होगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं गाइस प्रॉब्लम्स के, जो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये तो बात हो गई बेनिफिट्स की। अब हम लोग प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं कि CCE को इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या परेशानियाँ आती हैं। तो टीचर्स फाइंड डिफिकल्ट टू एक्जीक्यूट CCE इन द लार्ज क्लासेज एज दे आर नॉट एबल टू गिव इंडिविजुअल अटेंशन इन द क्लासेज। तो जो हमारा CCE है वो टोटली चाइल्ड सेंटर्ड है और जैसे जैसे बच्चे होंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार से अलग अलग फेज़ में अलग अलग माइंड के बच्चे होंगे और सबकी यूटिलिटी पोटेंशियल सबका क्या होगा, अलग अलग होगा। लेवल की बात कर लीजिए, वो हर एक फील्ड में क्या होंगे, अलग होंगे और उसके आधार पे सारे बच्चों का क्या कर पाना, उनका डायग्नोस कर पाना और उसको रेमेडियल दे पाना, ये थोड़ा टीचर्स के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, देयर वाज अ लैक ऑफ द अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग अमंग द स्कूल टीचर्स फॉर द स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ CCE। अब CCE से मतलब CCE टोटली चाइल्ड सेंटर्ड हो जाता है और इसको मैं कह देता हूँ कि जो आप लोग इतनी सी बात समझ लीजिए, ये टीचर के लिए हैं। टीचर इस चीज़ को सरदर्द समझते हैं। टीचर को ये लगता है कि सारे इतने सारे बच्चों को संभालना, उनके हिसाब से चीज़ों को कर पाना हमारे बस की बात नहीं है। और क्योंकि उन लोगों के पास में लैकनेस ऑफ ट्रेनिंग होती है, उनको ट्रेनिंग की कमी होती है, इसलिए CCE को पूरी तरीके से अप्लाई कर पाना उनके बस की बात नहीं होती। क्योंकि आज के टाइम पे ICT का यूज़ सबसे ज़्यादा है CCE के अंदर, तो ICT का जो यूज़ है वो करने में कहीं ना कहीं टीचर्स कोशिश तो करते हैं, ऐसी बात नहीं कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन जो तुम्हारे पुराने टीचर्स की बात कर लीजिए, जो ओल्ड टीचर्स हैं, जो इस ट्रेंड के नहीं हैं, जो टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ नहीं है, उनके लिए आज के टाइम पर ये सारी चीज़ें यूज़ कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और वो कहीं ना कहीं CCE को अप्लाई करने में फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, देयर वाज अ लैक ऑफ सीरियसनेस अमंग द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग CCE एज दे अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट दे विल पास विदाउट मेकिंग इनफ एफर्ट इन द एकेडमिक्स। और इनको पता है कि जो हमारा CCE है, उनको बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। वो सोचता है FA1 में मार्क्स नहीं आए तो मैं FA2 में कर लूँगा, FA2 में नहीं आए तो मैं FA3 में कर लूँगा, FA3 में नहीं आए तो मैं FA4 में कर लूँगा, और इसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता है तो फाइनली मैं पास हो ही जाऊँगा। बच्चे के दिमाग में ये आता है, तो फिर वो पढ़ाई से थोड़ा उसका ध्यान हटने लगता है। उसको पता है कि सिर्फ एक ही बार एग्जाम नहीं होने, ये फाइनल एग्जाम्स नहीं है, क्या फाइनल एग्जाम्स है ही नहीं कि इसी में अगर पास फेल हुए तो ऐसा नहीं है। तो बच्चे को पता है कि मेरे पास अभी मौके बहुत है पास होने के, इसलिए बच्चा साल भर क्या नहीं होता, सीरियस नहीं होता। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, मैनी टीचर्स स्टेटेड दैट CCE वॉज द टाइम कंज्यूमिंग एंड देयर वर मैनी फाइनेंशियल कंसंट्रेंट्स एसोसिएटेड विद दैट, इट डजेंट सूट द पॉकेट ऑफ एवरी स्टूडेंट। और जो कई टीचर्स ये मानते हैं जो हमारा CCE है वो क्या है, हमारा इकोनॉमिकल मेथड नहीं है, वो कैसा मेथड है, हमारा एक्सपेंसिव मेथड है, मतलब खर्चीला मेथड है। हम लोग बच्चों को बार बार असेसमेंट देते रहें, असाइनमेंट्स देते रहें, उसको बाकी होमवर्क देते रहें, बड़ी बड़ी चीज़ें देते रहें, तो उससे क्या होगा, मतलब हर एक स्टूडेंट की पॉकेट इतनी अच्छी सूटेबल नहीं है।
कि वो उस चीज़ को क्या कर सके, एफर्ट कर सके, तो इसलिए इस चीज़ को सूटेबल नहीं मानते। आगे बात कर लेते हैं, टीचर्स फेल्ट दैट देयर वाज अ लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ एंड टीचिंग मटेरियल्स मेड एग्जीक्यूशन ऑफ द सीसीई डिफिकल्ट टास्क इन द क्लासरूम। और वो ये मानते हैं जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो हमारे टीचिंग मटेरियल्स हैं वो सूटेबल नहीं है एग्जीक्यूशन कराने के, सीसीई को मतलब क्या कराने के लिए, प्रोवाइड कराने के लिए। मतलब सीसीई कहता है कि आप आईसीटी का यूज़ कीजिए, आप डिफरेंट मेथड्स का यूज़ कीजिए। अगर स्कूल में लाइट ही ना हो, अगर स्कूल में जनरेटर्स ही ना हो, तो आप बताइए कि अगर लाइट चली जाती है, पावर ही नहीं है स्कूल में, तो टीचर तो असहाय है ना, उस कंडीशन में वो कहाँ से कर सकता है, कैसे इंटरेक्टिव बोर्ड का यूज़ करेगा, कैसे वो अपने लर्नर्स तक क्या कराएगा। इंटरनेट ही नहीं है, मतलब वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है, कहीं पे स्कूल इतने एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में, क्या वहाँ पे क्या नहीं है, हमारे रेंज ही नहीं है, तो इंटरनेट नहीं है। आप बताइए कि फिर टीचर के लिए बड़ी समस्या आ जाएगी, तो उस कंडीशन में वो सीसीई को एप्लीकेबल कैसे कर पाएगा। तो ये डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है क्लासरूम में, हर जगह पे ये चीज़ें अप्लाई नहीं हो सकती। आगे बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली टीचर्स वर ओवरबर्डन्ड विद द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ वर्क दैट अफेक्ट द टीचिंग इफेक्टिवनेस इन द क्लासरूम। और ये जो पॉइंट है ये कहता है कि जो टीचर है उसको ओवरबर्डन होने लग जाता है, मतलब टीचर क्या है पूरी तरीके से भर चुका है और उसके ऊपर इतना बोझ है किस चीज़ का, सारे काम का, तो वो उसकी जो टीचिंग की जो इफेक्टिवनेस है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब वो क्लासरूम में पढ़ाना तो भूल जाता है, मतलब उसे सीसीई के नॉर्म्स को अप्लाई करने में ही क्या निकल जाता है, टाइम निकल जाता है। वो सीसीई कंप्यूटर से स्टार्ट करना चाह रहा है, इंटरेक्टिव बोर्ड का यूज़ करना चाह रहा है। अब इंटरेक्टिव बोर्ड यूज़ करने के लिए ही उसको क्या लग जाते हैं, हमारे 5-7 मिनट लग जाते हैं, और क्या हो जाता है फिर टीचर तब तक क्या हो जाती है, एक 40 मिनट के में अगर आपके 10 मिनट आप लोग इंटरेक्टिव बोर्ड यूज़ करने में निकालेंगे तो बाकी 30 मिनट और उसके 5 मिनट फिर कहानी, मतलब ये हो जाती है कि ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है और टीचर इसको क्या समझने लगते हैं, बहुत समझने लगते हैं। और इसी के आधार पर ऐसा देखा गया है कि सीसीई नाम मात्र का रह जाता है और फिर टीचर क्लास में आकर के सीसीई के नाम पर कुछ नहीं कराता, मतलब उसको जो पढ़ाना है, जो उसको इम्पोर्टेंट लगता है वो लर्नर्स तक पहुँचाने की कोशिश करता है। तो चलिए गाइज़, ये था सीसीई के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आप लोगों को सीसीई बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो फिर मैं एट लास्ट आप लोगों से सिर्फ यही कहूँगा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो आई होप गाइज आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है आप लोगों के सामने। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको पसंद आई हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। और गाइज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए हर जगह, और साथ साथ में इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने को ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।